बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आया जेल से। आसिम मुनीर साहब को उन्होंने मुखातिब किया। अपने स्टेटमेंट के आगाज़ में अलीमा खानम ये पैगाम बाहर लेकर आई, क्योंकि अलीमा खानम के अलावा जब ये पैगाम बाहर आता है तो इस शिद्दत के साथ नहीं आता। वैसे इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में, तोशाखाना 2। जो सिविलियन गवाह था वो तो मुकर गया। उसने कहा जी मेरे पे तो दबाव डाल के इन्होंने ये करवाया, मैं तो इमरान खान के खिलाफ ये गवाही देने नहीं चाहता। यानी एक सिविलियन था, फौजी नहीं था, एक सिविलियन था, वो आया और वो मुकर गया। उसने कहा जी मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। उसकी गैरत जाग गई। उसने कहा जी मैं ये दबाव मेरे पे डाला गया था और दबाव की वजह से ये हुआ, और वो अदालत में आकर अपनी गवाही से पीछे हट गया। उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे हटते ही 2 फौजी बीच में डाले गए। अब ये जो 2 फौजी हैं, यूनिफॉर्म वाले हैं ना, एक, और दोनों को मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इन दोनों से मिला भी हूँ, और एक दफ़ा नहीं मिला, मल्टीपल टाइम। जब भी हम कभी जाते थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, या कोई भी जाता था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, तो इनसे मुलाकात हो जाती थी। ये वहीं पे जो होते थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। तो इनमें एक जो है ना वो ब्रिगेडियर अहमद साहब हैं, और जो दूसरे हैं वो उसमें कर्नल रेहान साहब हैं। अच्छा, इन दोनों से हमारी मुलाकातें होती रही हैं। जब आखिरी दिन था ना इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर हाउस में, 9 और 10 की दरमियानी शब, उस रात को हम वहाँ पे गए थे इमरान खान साहब के बुलाने पर, और सबसे आखिर में मैं वहाँ से निकला था। और मैं और शहीद अरशद शरीफ और कुछ और लोग, हम इसी जो कर्नल रेहान है इसके ऑफिस में बैठे हुए थे। ये डिप्टी एमएस था, तो इसके ऑफिस में हम बैठे हुए थे। तो कर्नल साहब हमें बता रहे थे इमरान खान साहब के बारे में और उनकी काबीना के बारे में। तो ज़्यादातर लोगों के बारे में उनकी राय ऐसी नहीं थी, लेकिन 2 लोगों के बारे में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त राय दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत ईमानदार और शानदार लोग हैं। एक उन्होंने इमरान खान के बारे में, और एक उन्होंने मुराद सईद के बारे में कहा था। मुराद सईद के बारे में डिप्टी एमएस ने कहा था कि इस आदमी ने अपनी वजारत से पानी की एक बोतल भी नहीं पी, ये इतना ईमानदार आदमी है, ऐसा वजीर नहीं मिलेगा। ये कर्नल रेहान ने कहा था। और इसी कर्नल रेहान ने उस दिन, यानी एक तरह से जैसे हमसे बात कर रहे थे, तो ये इनकी आदत है कि ये बड़ा वजन डालने के लिए ना, बात को जोर देने के लिए ये बड़े तरीके से बात करते हैं। तो वो ये कह रहे थे बार बार कि ये बेहतरीन हुकूमत थी, बेहतरीन वज़ीर आज़म था, लेकिन ठीक है चलो ये पॉलिटिक्स है। वो इस तरह करके ना इसको नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ नज़र आ रहा था कि ये डिस्टर्ब है आदमी। और उस वक्त वो हल्फन में कह रहा हूँ कि वो ये कह रहा था कि ये बेहतर लोग थे जो जा रहे हैं, और उनके साथ ज्यादती हो रही है, ख़ास तौर पर इन्होंने जो मैंने आपको नाम लिए। अब ये जो कर्नल साहब हैं, रेहान साहब, ये आज इन्हें गवाही देने के लिए लाया गया इमरान खान के खिलाफ। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद को भी लाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए, जो एमएस था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि सिविलियन डट गए हैं, तगड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा जी कोई गल ही नहीं, मार खा लेंगे, कुछ नहीं होता, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक जाऊंगा। सिविलियन डट गया, उसने कहा जी दबाव था, झूठी गवाही देनी पड़ी है। तो मैंने कहा ये फौजी तो ज़रूर डट जाएगा, ये ज़्यादा तगड़े होते हैं, ये अपनी वर्दी की बहुत लाज रखते हैं, तो फौजी तो डट जाएंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे। लेकिन मुझे मायूसी हुई आज। अब ये पाकिस्तान की फोर्सेस को सोचना है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, किसी एक शख्स के इक़्तिदार को तूल देने के लिए, किसी एक शख्स की एक्सटेंशन के लिए, क्या यूनिफॉर्म के साथ या यूनिफॉर्म वाले लोग इस तरह की बददियानती भी कर सकते हैं कि इमरान खान जैसे वज़ीर आज़म के खिलाफ आकर गवाही दे दें? वो चंद करोड़ का ये तोशाखाना का केस है 2 वाला। इमरान खान जेल से किसी किताब पे दस्तखत करके, किसी कमीज पे दस्तखत करके बाहर भेज दे, तो उससे डबल ट्रिपल पैसों की तो वो बिक जाएगी बाहर। जितने का केस किया हुआ है इमरान खान के ऊपर, इन्हें शर्म भी नहीं आती। वहां पे एक आधे सवाल में जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गए थे ब्रिगेडियर अहमद, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीलॉग में। लेकिन जो कर्नल रेहान है वो काफी नर्वस थे, लेकिन जज साहब बड़े एक्साइटेड थे कि जनाब 2 फौजी आए हैं, बड़े एक्साइटेड थे। यानी माहौल जो अंदर से पता चला वो ये था कि ऐसा लगता था कि जज साहब सलूट ही ना मार दें इन दोनों को उठ के कहीं, या इन्हें कहीं सारा खोपी ना बिठा लें कि आप यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे। समझ नहीं आ रही थी उनको कि कैसे इनको प्रोटोकॉल दिया जाए, इस्तकबाल किया जाए। लेकिन इमरान खान की मौजूदगी में ये लोग नर्वस थे। देखिए वैसे भी आसान नहीं होता झूठी गवाही देना। आपने यूनिफॉर्म पहना हो तो आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए ये तो एस्टेब्लिशमेंट चली जाएगी, आज कोई आर्मी चीफ है, कल रिटायर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। डीजीआईसी जो आज है कल रिटायर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। बाजुआ भी तो देखे ना, जमीन आसमान एक किया हुआ था, ये भी ताकत वो भी ताकत, उसके कपड़े उतार, उसको नंगा कर, उसको मार, इसको जेल में डाल, औरतों को घसीट। बाजुआ ने सारा कुछ किया ना, फिर गया ना, देखो टके की औकात नहीं है अब। इसी तरह जो आपका नदीम अंजुम था, उसने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अंदर,
मैं उसके दौर में जबरी तौर पे मुझे आईएसआई ने लापता किया था, किधर गया वो? आए ना, सामना करे आप कहीं पे, दुनिया के किसी कोने में आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए नदीम अंजुम, सामना करे मेरा, बात करके दिखाए, टके की औकात नहीं रही तो ये फारिग हो जाते होते हैं लोग। लेकिन इदारा जो है ना वो मौजूद रहता है, इदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। डिक्टेटर तो अपनी हरकतें करते हैं, हमेशा करते हैं। ये जो 2 फौजी अफसरान ने किया, मुझे इसकी बड़ी तकलीफ हुई है। मेरे दिल में बड़ा एहतराम है इस यूनिफॉर्म का कि ये यूनिफॉर्म कुर्बानी देती है, इसके ऊपर खून गिरता है, ये गोलियां खाते हैं, बम धमाकों में लड़ते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, वतन की हिफाजत करते हैं। लेकिन झूठी गवाही बड़ी नामुनासिब बात, कोई दुनिया में तस्लीम नहीं करेगा। और बिल आखिर जो है वो जब कोई भी काम नहीं आया तो यूनिफॉर्म वाले बंदों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। ये ज्यादती इदारे के साथ की गई है और इदारा ये दाग नहीं धो पाएगा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल वजीर आजम के खिलाफ 2 फौजियों को जो यूनिफॉर्म थे उन दोनों को पेश किया गया अदालत में कि इसके खिलाफ गवाही दो। अंदाजा करें आप, यानी आजम खान इनके काबू नहीं आया, सिविलियन इनके काबू नहीं आए, तो अब इनको ये करना पड़ा। ये नादरीन सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा उसमें आसिम मुनीर साहब के नाम सबसे पहला पैगाम था। अलीमा खानम लेकर आई है। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा। ये मैं इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचा रही हूं, जो इमरान खान ने कहा है कि आपने जो हमारी जेल में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं, ये आसिम मुनीर को इमरान खान कह रहे हैं, आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारी मुलाकातें सारी बंद हैं, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद हैं। इस वक्त इनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर आपका ये ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि ये शिरक है। इसलिए इस चीज़ को जब तक हम जिंदा हैं हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब जब कलमे की बात करते हैं, यजीदियत और फिरौनियत की बात करते हैं, तो साथ ही मुफ्ती मुनीब साहब को लॉन्च कर दिया जाता है। मुफ्ती मुनीब साहब ने एक ज़िंदगी गुजारी है, एक आलिम दीन थे, उनकी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में, लेकिन इद्दत जैसे घटिया केस के ऊपर इनकी ज़बान नहीं खुली। ये चुप करके बैठे रहे केस वट के, इन्होंने बात ही नहीं की। दीगर इतनी इतनी ज्यादतियों ही खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया, जलील किया गया, ये नहीं बोले। यास्मीन राशिद 70 साल से जायद उम्र की खातून, जेल में उन्होंने डाला हुआ है, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, नहीं बोले। साबिक खातून अव्वल के साथ जेल में क्या हो रहा है, नहीं बोले। वजू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, नहीं बोले। औरतों को सड़कों पे घसीटा, बच्चों के साथ जुल्म किया गया, नहीं बोले। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया गया, नहीं बोले। लेकिन बोलते कब हैं, जब ऑर्डर आ जाता है। तो सरकारी मौलवी जो है ना और दरबारी मौलवी जो है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे कि तुमने क्या किया। ये तो मुफ्ती साहब आपको अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा जाके। सारी ज़िंदगी आपने गुजार दी, हम आपकी इज्जत करते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे, वैसे ये बड़ी ज़बरदस्त कहावत भी है एक और कॉल भी है कि आखिर में जाके सारे एक्सपोज हो ही जाते हैं। तो आप एक्सपोज हो गए, पता चल गया कि आप कहाँ से ओहदे लेते थे और कहाँ आपके ताने बाने जुड़े हुए थे। आज आप उनके हुक्म के ऊपर इमरान खान पे तनकीद करते हैं, निश्तर पे बरसाते हैं और मदद को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो इमरान खान तो झुकने वाला नहीं है, लेकिन आप बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए मुफ्ती साहब। आप जुल्म और जबर के खिलाफ नहीं बोले, बल्कि जालिम के साथ खड़े होकर मजलूम के खिलाफ आपने आवाज उठाई। देखिए अब आपके साथ कुदरत करती क्या है। नंबर 2, इमरान खान साहब और क्या कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट याया खान के ऊपर है कि फौज ने याया खान को इलेक्ट नहीं किया था, उन्होंने फौज का कंधा इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन इस्तेमाल की। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना 10 साल इक़्तिदार लंबा कर लूंगा, लेकिन वो इलेक्ट होकर नहीं आए थे। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जुल्म का निज़ाम शुरू किया, और जब आप जुल्म करते हैं उसके नताइज देख लें कि पाकिस्तान टूट गया। आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये दोनों के अंदर इमरान खान साहब मुमासलत बता रहे हैं। आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहां 10 साल बैठेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, आप इस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले आपने 9 मई किया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि आप इस बहाने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दें। जब इलेक्शन हुए, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके आपने दूसरे सजाशुदा लोगों को वो इलेक्शन दे दिया।
आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा, इसके लिए आप 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए। इस तरमीम से आपने जजेस को एक सरकारी इदारा बना दिया, इनको कंट्रोल में ले आए। नंबर 3, एक और बात थी कि आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर दिया, और बड़े साल लगे थे कि हमारे मीडिया कुछ हद तक आज़ाद हुआ था। बड़े सालों बाद जमहूरियत तरक्की कर रही थी, बड़े साल लगे कि अदलिया भी अपने आप को बेहतर कर रही थी। आपने इन तीनों चीज़ों को, यानी रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इंसानों के साथ रवैया, जुल्म की जो दास्तानें जो खुली हुई हैं जब से 9 मई हुआ वो सबके सामने है, ये सारे तबाह हो गए। नंबर 4, इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। पाकिस्तानी तारीख में इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहात की वजह से कम हो गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि आज आपके 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये तो खान साहब पिछली रिपोर्ट बता रहे हैं ना, अब नई रिपोर्ट आई ना सैलाब के बाद, तो पता चलेगा कि ये लोग 50% से भी बढ़ गए हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत का इंडेक्स है। अब तक जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, इस हुकूमत ने 3 साल में उतना ही कर्जा डबल कर दिया। यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक लिया गया ना, इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन तक, उतना ही कर्जा ये हुकूमत ने पिछले 3 साल में ले लिया। ये सिंपल मैं आपको करूं, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था, थोड़ा ही फर्क रह गया बिल्कुल। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान के दौरे हुकूमत तक पाकिस्तान ने लिया, 70 सालों से ज़्यादा की एक तारीख है, 75 साल तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, उतना कर्जा इन्होंने 3 साल में ले लिया। ये है आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुश्तरका कारकर्दगी। और जो SIFC इन्होंने बनाई है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? वो एक बड़ा फेलियर है। उसने पाकिस्तान को टके का कुछ नहीं दिया। 78 साल की, यानी 1972 के बाद, अगर पाकिस्तान की सारी तारीख आप उठाएं तो 1972 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ पिछले 53-54 साल में कि पाकिस्तान में इतनी कम सरमायाकारी आई है। बेड़ा ही गर्क हो गया सरमायाकारी का, कि सरमायाकारी के लिए आर्मी चीफ ने एक इदारा बनाया था, SIFC। ये तो हालात है। अच्छा, इसके बाद जी वो कहते हैं कि $47 बिलियन था पहले, अब $90 बिलियन तक चला गया है। आपने इस कौम को दुगना कर्जा करके मकरूज कर दिया है। अच्छा जी, एक और सबसे आम पॉइंट अफगानिस्तान का है। चौथी या 5वीं दफ़ा ये मैंने कहकर भेजा है कि सबसे पहले आपने अफगानिस्तान को धमकियां दी, उसके बाद यहाँ जो अफगानी थे उनको धक्के देकर पाकिस्तान से निकाला गया। वो 3-3 नस्लों से यहाँ बैठे हुए थे, उनको धक्के देकर निकाला गया। फिर आपने वहाँ बमबारी की। आप ये चाहते थे कि वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो और आप ये कह सकें कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, और जो एंटी तालिबान हैं वो आप इनको बता सकें कि आप हैं वो मुजाहिद जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि देखें, एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी। ये इमरान खान साहब एक पेशन गोई भी उन्होंने की आज, और ये बड़ी खौफनाक पेशन गोई है। और जितनी पेशन गोइयाँ इमरान खान साहब ने की है ना गुज़िश्ता चंद सालों में, वो सारी ठीक साबित हुई हैं। उन्होंने बताया था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आपने देखा हो गए। उन्होंने बताया था कि ये मेरी हुकूमत बेशक गिरा देंगे, लेकिन मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, वो भी हो गया। उन्होंने कहा था लोग मेरे साथ खड़े होंगे, वो भी हो गया। ये भी कहा कि ये मुझे जेल में डालेंगे लेकिन तोड़ नहीं सकेंगे, वो भी हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जेल से बैठकर इलेक्शन जीत जाऊंगा, वो भी हो गया। अब इमरान खान साहब ने बहुत सारी और बातें की हैं जो ठीक साबित हुई हैं। अब वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी, जब सबका ख्याल था कि पार्टी क्रश हो गई है, लोगों को धमकियां मिल रही थी, लोगों को उठाया जा रहा था, तब मैंने कहा था कि PTI क्लीन स्वीप करेगी। आपको पता है वो बात सही साबित हुई। अब मैं अगली पेशन गोई करने जा रहा हूं और आपको ये बता देना चाहता हूं, अब वो वक्त बहुत जल्दी से आ गया है और आ रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान में इन सारी वजूहात की वजह से, इस जुल्म के निज़ाम की वजह से, मईशत की तबाही की वजह से और नाइंसाफ़ी की वजह से हालात तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं जहां ये पाकिस्तान में वही हाल होगा जो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ। पाकिस्तान के हालात बड़ी तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं। आखिरी पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की आदत को दिया कि PTI ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है। हमारी PTI ने कोशिश की कि अच्छी तरह आसिम मुनीर के साथ चलें, हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। हमारे ये करने के बावजूद जुल्म और फसाइयत बढ़ती गई, एक एक करके सीटें छीनते गए। अब ये आपको रोज़ 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं। थोड़ी सी बात होती है आपको नायल कर देते हैं, आप असेंबलियों में बात करते हैं आपको नायल कर दिया जाता है। आप समझ लें अब वक्त आ गया है कि आप असली अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये आपके वोटरों की भी डिमांड होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही अपोजिशन करें। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको क्रश करेंगे। आप लोगों को ये मज़ीद क्रश करते जा रहे हैं।
जिसने अपोजिशन सही नहीं की, इस वक्त आप अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हैं कि ये जो 27 का पेशावर का जलसा होने जा रहा है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान भरपूर तरीके से, मैं लोगों को डायरेक्ट कर रहा हूं और अपनी कौम को कह रहा हूं कि वो इस जलसे में पूरा पाकिस्तान हिस्सा ले, पूरी पार्टी मुत्तहद हो और अब फोकस करें 27 तारीख को होने वाले जलसे पर। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का पैगाम सीधा सीधा मैंने आपके सामने रख दिया। अब नाज़रीन, अदालतों में रोला पड़ा हुआ है बहुत, जो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस डोगर ने जो किया, वकला बहुत सख्त नाराज़ हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। वहाँ बड़ी सख्त तकारीर हुई, बहुत सारे वकील रहनुमा बोले, नौजवान वकला में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब मारूम बलोच की तरह इमाम मज़ारी को भी जेल में डालने की धमकियाँ दी जा रही हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर धमकियाँ दिलवाई जा रही हैं। तो इमाम मज़ारी ने कहा जी रियासत जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और अस्करी अदालतों के बाइकआउट के ऊपर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा जी ताले लगाने पड़ेंगे, सड़कों पे आना पड़ेगा, अब कोई रास्ता बचा नहीं है, ये कुछ थानेदार या बदमाश है कि मैं पकड़ लूंगा। ये उन्होंने बात उठाई दोबारा। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस डोगर, ये जनाब उनका जो करैक्टर है उसको ऐसे पोर्ट्रे किया। ईमान मज़ारी साहबा ने बहुत दलेर खातून है और हक के लिए खड़ी है, जैसे मारंग बलोच खड़ी है। तो जिस तरह मारंग बलोच को धमकियां दी जाती हैं वैसे ही अब या उन्हें गिरफ्तार किया गया, वैसे ही अब ईमान मज़ारी को भी गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रियासत जो गिरे इस वक्त अपने हाथों से लगा रही है ना, ये दांतों से भी नहीं खुलनी बाद में। जो ये हरकतें कर रही है, ये दाग इनके ऊपर लगे रहेंगे, ये साफ नहीं होंगे जब तक कि ये जो मुजरिम है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में, ये सारे कटहरे में नहीं आते, तब तक ये दाग नहीं धुलने वाले। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर है, तजारती खसारा पाकिस्तान का बढ़ गया है और खबर ये है कि ये जो अगस्त का महीना अभी गुजरा है, इस महीने में $2 अरब से ज़ायद का पाकिस्तान को बरामदात में, यानी पाकिस्तान की जो बरामदात है उसमें कमी हो गई है ना, 10% मजीद कमी हो गई। तो हमारा जो तजारती खसारा है वो $2 अरब से ज़ायद हो गया अगस्त के महीने में। तो SIFC किधर है? सफ़ेद हाथी है, कोई टके का काम नहीं किया। ना पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, ना हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है, ना हमारी सयाहत बेहतर हो रही है, ना हमारा अमन व अमान बेहतर हो रहा है। हम सिर्फ अपने घर का सामान बेच रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मादनियात बेच रहे हैं, हम अपने घर में पड़ी हुई कीमती चीज़ें, अपने जेवरात जो हैं वो उठाकर बेच रहे हैं कि किसी तरह अगले वक्त का खाना हम खा लें। ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हमारे साथ कर रही है। कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान में नहीं हो रही। ये स्टेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हो रही। और जिन तोहफों को लाकर मुसल्लत किया है उनकी बातें आप सुने तो बंदा कानों को हाथ लगाता है। सैलाब मुतासरीन के नाम के ऊपर जो घटिया सियासत इस वक्त पंजाब की हुकूमत ने की है, तारीख में इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। अगर आप वहाँ जाएँ, क्योंकि हमारी बहुत सारी टीमें वहाँ काम कर रही हैं, कायदे आज़म खैमा बस्तियाँ हमने लगाई हुई हैं, 5वीं बस्ती आज कायम हो गई है और एक एक बस्ती में 250-300 तक भी खैमे हैं। एक जो है वो बहुत बड़ी बस्ती भी लगाई है, वहाँ पे हमारे नौजवानों ने, मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है। आज अद्वियात की खेप जा रही है, साथ जो कश्तियाँ हैं वो भी चल रही हैं, पानी के अंदर रेस्क्यू का काम भी नौजवान कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि बजाय इसके कि ये लोग काम करते हैं, इनके पास तो बहुत वसाइल थे, ये सियासत कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं। अब मरियम नवाज का स्टेटमेंट आप देखें, उन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब इनका वज़ीर आज़म क्या करता था कि जब सैलाब आ गया तो फ़िज़ाई दौरा किया, हेलीकॉप्टर में बैठा, फ़िज़ाई दौरा किया और ऐनक लगाकर कहता है ओ हो ये तो बहुत बड़ा सैलाब आ गया। और बेवकूफ़ो और टिकटॉकर्स, खुदा का नाम लो यार, इमरान खान के दौर में सैलाब आए ही नहीं। इमरान खान 2018 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना और अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब फारिग हो गए। इस बीच में सैलाब ही नहीं आया। सिर्फ एक कुदरती आफत आई थी जिसे कोरोना कहते हैं, और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि इस आदमी ने कोरोना का जो मुकाबला किया वो दुनिया में कोई नहीं कर सका। शानदार मुकाबला किया, ज़बरदस्त हिकमत अमली इमरान खान ने बनाई। एक आफत आई जिसका उसने मुकाबला किया और वो आफत भी ये सैलाब से बहुत बड़ी थी, बड़ी खौफनाक थी। उसने मुकाबला किया और जीत के दिखाया। उसके दौर में तो सैलाब आया ही नहीं, तो उसने कहाँ पे सैलाबी दौरा कर दिया, हवा में जाके ऊपर फ़िज़ाई दौरा कर दिया और काली ऐनक लगा के वो होगा। इनके आसाब पे इमरान खान सवार है, बाप के आसाब पे, बेटी के आसाब पे, चचा के आसाब, इनकी नस्लों के आसाब के ऊपर इमरान खान सवार है, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। और हाँ, एक और चीज़ वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। ये लंदन में गेम डालने की तैयारी कर रहे हैं और आजकल बड़े इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं। ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताता हूँ कि इनके साथ होना क्या और ये कर क्या रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।